अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल यकसीर अकेडमी पर। और आज हम एक और सबक स्टार्ट कर रहे हैं। वो है हमारा फूलदार पौधों में जिनसी तौलीद। फूलदार पौधों में जिनसी तौलीद जिसको कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और ये जो सबक है ये बाब नंबर 2 है 12th के चैप्टर का। तो अब हम 11 के तकरीबन प्लांट्स के चैप्टर कंप्लीट कर चुके हुए हैं। 11th के तकरीबन प्लांट वाले चैप्टर जो बेसिक कंसेप्ट है वो तकरीबन हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम 12th का चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं। क्योंकि ये प्लांट वाले चैप्टर से रिलेटेड है इसलिए मैंने पहले ये लिया। इसके खत्म होने के बाद फिर हम मेंडल के जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। और आखिर में हम ह्यूमन वाले जो चैप्टर्स है जो अभी बाकी है हमारे फिजियोलॉजी वाले वो खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फूलदार पौधों में जिनसी तौलीद। आपको याद होगा जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने वहां से हमने बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट किए थे। हमने कहा था कि वहां पर बहुत सारे जो एनिमल ग्रुप्स थे उनको डिवाइड किया गया। फिर उसके बाद हमने प्लांट किंगडम पढ़ा। प्लांट किंगडम में हमने कहा ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर उसके बाद हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फिर उसके बाद हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। वहां पर भी हमने एंजियोस्पर्म वाले यानी फ्लावरिंग प्लांट्स वालों की बात किए थे। आज हम अब उनके अंदर रिप्रोडक्शन का अमल कैसा होता है। तो इससे पहले भी मैंने बार बार आपको बोला था, हमने जब किंगडम प्लांट की पढ़ा था उस वक्त भी हमने कहा था कि उनके पास जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो सैप्रोफिटिक और गेमेटोफिटिक, याद आ रहा है, स्पोर्स के जरिए, बजरों के जरिए, और गैमेटोफिटिक मतलब ज़ौजों के जरिए, मेल फीमेल गैमेट हो गए, जिसमें हमने पोलन ग्रेन ओवरी की बात की थे। फिर हमने कहा था कि उनके डेवलपमेंट में क्या होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसा होता है। तो हमने कहा मेगा स्पोर, माइक्रो स्पोर, याद आ रहा है, वो पूरे कंसेप्ट हमने वहां पर बेसिक पढ़ा था। अब हम उन्हीं सारे प्रोसेस को यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले कि वो पूरा प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है ना। यहां पर सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट जिसको समझना है वो ये है कि क्या ये बेसिक कंसेप्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है। बेसिक कंसेप्ट ये स्टार्ट हो रहा है कि वो ये कहते हैं कि हमारी खुशकिस्मती नहीं है। क्या खुशकिस्मती नहीं है कि पौधों के अंदर जिनसी तौर पर क्या होती है, तौलीद का अमल होता है। पौधे जो है उनके अंदर क्या होता है, जिनसी तौर पर तौलीद का अमल होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी तौलीद का अमल सेक्सुअली होता है यानी जिनसी तौर पर होता है तो यहाँ पर इस रिप्रोडक्शन के अमल में हमको बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलता है। जब हम मेंडल के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, मेंडल को पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को, ये दो सबक हम जब पढ़ेंगे तो हमको एक बात समझ में आएगी कि जब भी जिनसी तौलीद का अमल होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल होता है तो उसकी वजह से हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। तो हमारे इंसानों के दरमियान भी ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिनसी तौलीद है, इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि हमारे अंदर क्या होता है, वेरिएशन होता है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, फर्क होता है, डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी आंखें मेरी अम्मी की तरह या मेरी आंखें मेरे अब्बा की तरह या उनसे मुख्तलिफ हो सकती है। तो उसका रीजन कौन है, उसका रीजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि हम अभी इसके बाद एक और सबक पढ़ने वाले हैं जिसको कहा जाता है माइटोसिस एंड मियोसिस। तो मियोसिस का जो अमल है, मियोसिस का जो प्रोसेस है, जो सिर्फ गैमेट सेल के अंदर होता है, उसके अंदर होता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ डीएनए। यानी सिंपल हम ये कह सकते हैं कि वालिदैन यानी माँ और बाप, इनके दरमियान डीएनए की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। ये डीएनए की जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है और वो उनकी नस्ल में जाती है, उनके बच्चों में जाती है, तो उनके बच्चों के अंदर आपको उन दोनों की इंफॉर्मेशन की तरह इंफॉर्मेशन दिखेगी या उससे थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह का ये प्रोसेस होता है जिनसी तौलीद। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेशुमार अक़साम, यानी हमको क्या मिलेंगे, बहुत सारे अक़साम के, बहुत
फूल जिन्हें हम देखकर क्या होते हैं, खुश होते हैं। फिर हमको उनकी जो खुशबू है, उनकी जो महक है, वो भी हमारे को क्या करती है, मदहोश करती है, खुश करती है, क्योंकि हर एक का खुशबू अलग अलग है। फिर हमको वैरायटी ऑफ क्या देखने को मिलती है, रंग देखने को मिलते हैं। तो फूलों के अंदर ही जो इतना बड़ा फर्क है, उनकी महक अलग है, उनकी खुशबू अलग है, उनके रंग अलग है, उसकी वजह कौन है, उसकी वजह है जिनसी तौलीद। तो ये सब जिनसी तौलीद की वजह से क्या होता है, हमको हासिल होता है। फिर फूल इसीलिए नहीं होते कि सिर्फ हमारी गर्ज पूरी करें, यानी ये जो फूल हमको देखने को मिलते हैं आमतौर पे, तो ये फूल सिर्फ हमारी गर्ज पूरी करने के लिए नहीं कि हमको अच्छी खुशबू और अच्छा कलर दिखाए, बल्कि इसका एक और बात है, वो ये है कि तमाम फूलदार पौधे जिनसी तौलीद का क्या करते हैं, मुजाहरा करते हैं। आमतौर पे ये जो उस वक्त भी हमने पढ़ा था कि जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, तो जिम्नोस्पर्म ये सीडलेस है और एंजियोस्पर्म ये सीड कोटेड है। तो एंजियोस्पर्म को अपने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की हिफाजत करना है, अपने जिनसी आज़ा की हिफाजत करना है। तो उस हिफाजत के लिए उनको एक बहुत अच्छी साख्त के अंदर छुपा के रख दिया गया या बचा के रख दिया गया, हिफाजत के रख दिया गया, और उसका नाम क्या है, फूल है। ठीक है, फूलदार यहाँ पर हर क्या बात है, फूलदारियों, फूलों और फूल के हिस्सों में मौजूद हैरत अंगेज तनु पाया जाता है, जो वसी मुताबिकतों का क्या करता है, इजहार करता है। फूलदारियों मतलब इन्फ्लोरेंसेस, फूलों के अंदर, यानी बहुत सारे फूल की बात हो रही है, तो अगर हम उनके अंदर देखेंगे तो हमको बहुत सारी चीजें क्या दिखेंगी, सिमिलर दिखेंगी, एक जैसे दिखेंगे। इसकी वजह से जिनसी तौलीद के नतीजे में बनने वाले चीजों को, यानी अब कौन बनता है, फूल, और उसके बाद उनसे क्या बनती है, बीजें बनती है, कि तश्कील यकीनी बनाया जाता है। इसी बात को हम पूरे इस सबक में क्या करेंगे, समझेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, कि फूल एक्चुअली है क्या और इसकी अहमियत किस चीज के लिए। तो उसकी अहमियत किस चीज के लिए, जिनसी तौलीद के लिए। और जिनसी तौलीद से क्या होगा, तो जिनसी तौलीद की वजह से हमको बहुत सारे किस्में देखने को मिलेंगी, फर्क देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा, और जो नू होंगी यानी जो स्पेशीज होंगी उनके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, तनु देखने को मिलेगा, फर्क देखने को मिलेगा। नाउ फूल एंजियोस्पर्म की एक दिलकश उज़्व है। सबसे बेसिक पहला हम बात कर रहे हैं कि फूल क्या है। तो फूल बहुत बेसिक कंसेप्ट है कि ये बहुत दिलकश उज़्व है। मैं बहुत फास्ट इसको पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये पैराग्राफ बस एक फूल की तारीफ के लिए लिखा हुआ है। हमको मालूम है कि इंसान कदीम ज़माने से क्या करता है, फूलों से बहुत मोहब्बत करता है और वो उसके करीबी ताल्लुक है। फूल वो चीज़ है जो जमालियाती यानी हुस्न के लिए, आराइश यानी ज़ेबाई, समाजी, मजहबी, यानी हम देखते हैं कि अगर आपके पास कोई पर्सन है बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको भी हार पहनाते हैं, मजहबी है। तो हम देखते हैं कि मजहबी कल्चर में भी हमारे पास फूलों की अहमियत है। इसी तरह से सकाफती अहमियत है, हमारे पास एक कल्चरल उसका अहमियत रखी गई है कि कुछ लोग अगर आने वाले रहते हैं हम उनके ऊपर फूल फेंकते हैं, एक्सेट्रा। इस तरह से वो हमेशा इंसानों के अहम एहसास जैसे मोहब्बत, शफकत, खुश, दुख, गम वगैरह के लिए क्या होता है, उसका इजहार के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल करता है। कोई जीत गया आप उसको बुके देते हैं, कोई मर गया उसके ऊपर ले जाके हार डाल देते हैं, कोई जीत कर आया उसके गले में हार डालते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों का इजहार फूल के जरिए करते हैं। कम से कम 5 आराइशी अहमियत के हामिल फूलों की फहरिस्त आपको बनाना है जिनकी हम काश्त करते हैं। और हमारे पास कुछ फूल ऐसे भी है जिनकी अहमियत है, यानी ये कहिए कि उनकी हर जगह पर हमारे पास क्या होती है, अहमियत होती है। कुछ की सकाफती तकरीबात में क्या होते हैं, अहमियत होती है। देखिए जब एनसीईआरटी इस तरह के सवाल करता है ना, तो एनसीईआरटी जब इस तरह के सवाल करता है तो वो कुछ नाम पूछता है। उन नामों को हमने लिख के रखना है। तो आपने क्या करना है, 5 फूलों के नाम आपको मालूम होना चाहिए। उसमें से आराइश वाले, यानी जिसको आप, जैसा गुलाब है आपके पास, गुलमोहर है, फिर इस तरह से चमेली है। तो इस तरह के जो फूल होते हैं वो आमतौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं आराइश के लिए, घर में खुशबू वगैरह के लिए। और कुछ फूल होते हैं जो सकाफती तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनके नाम आपको क्या होना है, मालूम होना है ना। अब अगर बात करें हम फूल के अंदर जो साख्तें हैं उनकी,
तो हमको मालूम है कि फूल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि फूल के अंदर अहम 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं? तो आपको याद आ रहा होगा, हमने उस वक्त पढ़ा था कि जो फूल के पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स में कौन कौन होता है। तो एक तो हमने कहा था पेटल, दूसरा होता है पिस्टिल, उसी के अंदर कौन होता है? स्टमन, एक होता है एंथर और एक होता है सेपल। सेपल, पेटल, स्टमन और पिस्टिल, ये 4 बड़े क्या होते हैं उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, जिनके लास्ट टाइम में हमने बात किए थे। ठीक है, तो ये पूरा फ्लावर है। इस फ्लावर के अंदर जो नीचे से हमने कहा था कि यहाँ पर क्या होते हैं? सेपल होते हैं, नीचे से लीफ होते हैं, फिर उसके बाद ऊपर कौन होते हैं? पेटल होते हैं, फिर उसके बाद अंदर अगर जाएंगे तो अंदर क्या होता है? स्टमन होता है, और स्टमन के बाद अगर बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है? वहां पर एक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पिस्टल कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर है ना 4 पार्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस वक्त हम उनको क्या कहते थे? हम उन पार्ट्स को उन पार्ट्स को क्या नाम देते थे? आपको याद होगा अगर तो याद आ रहा है आपको? हम नाम देते थे कैलिक्स, हम नाम देते थे करोला, फिर हम बोलते थे एंड्रोशियम, याद आ रहा है? फिर हम बोलते थे उसको गाइनोशियम, याद आ रहा है? कैलिक्स का जो पार्ट था, कैलिक्स का जो पार्ट था उसको हम कहते थे सेपल। कोरोला का जो यूनिट था एक एक, उसको हम क्या कहते थे? पेटल, है ना? सेपल था, पेटल था। फिर इसी तरह से एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के अंदर हमने कहा कि ये मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी नर का। इसी तरह से गाइनोशियम में हमने कहा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हमने कहा फीमेल का तौलीदी उज़्व, याद आ रहा है? तो इस तरह से हम ये कहते थे कि जो फ्लावर होता है उस फ्लावर के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक है कैलिक्स, दूसरा है कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स के अंदर हम कहते थे सेपल होता है, कोरोला के अंदर हम कहते थे पेटल होता है, एंड्रोशियम हम कहते थे कि ये नर तौलीदी उज़्व है, इसी तरह से गाइनोशियम ये फीमेल तौलीदी उज़्व है। तो यहाँ पर देखिए वो सारे स्ट्रक्चर्स को मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ पर कौन है? ये है सेपल, जो किसका पार्ट है? कैलिक्स। ये है पेटल, जो किसका पार्ट है? कोरोला। ये है स्टेमन, स्टेमन, और ये है एंथर, ये कौन सा पार्ट है? एंड्रोशियम। और ये पिस्टल जो है ये किसका पार्ट है? गाइनोशियम। तो इस तरह से एक फ्लावर की जो बेसिक स्टडी होती है, बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें ये सारे पार्ट्स होते हैं। नाउ माँ कबल बारावरी, अगर बारावरी से पहले की अगर बात करें तो कौन कौन सी साख्तें होती है और उनका डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसा होता है, ये बहुत अहम है। इससे पहले भी मैंने कहा था कि हम डिटेल में आगे चल के यहाँ पर एंथर और एंड्रोशियम, गाइनोशियम का स्टडी करेंगे। तो वो इसी चैप्टर में, इसी सबक में हम वो सारे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर ये बात है कि जब फ्लावरिंग यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने वाला होता है, तो बारावरी के अमल से पहले क्या क्या फ्लावर के ऊपर एक फूल के ऊपर सारा डेवलपमेंट होता है, क्या क्या वहां पर क्या साख्तें बनती है और वो किस तरह से बनती है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो फूल है यानी कुछ प्लांट जो होते हैं, तो कुछ फूल ऐसे होते हैं जो बायसेक्सुअल होते हैं, यानी उनके पास दोनों भी सेक्स होते हैं, उनके पास दोनों भी तौलीदी उज़्व होते हैं, उनके पास नर तौलीदी उज़्व भी होता है और मादा तौलीदी उज़्व होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो उनके पास नर तौलीदी उज़्व होगा या फिर मादा तौलीदी उज़्व ना। तो फिर नर तौलीदी उज़्व के अंदर डेवलपमेंट कैसा होता है, मादा तौलीदी उज़्व के अंदर डेवलपमेंट और उनके अंदर तब्दीलियां कैसी होती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक पौधे पर असल फूल नजर आने से पहले हमें क्या देखने को मिलता है? बहुत सारे फूल, यानी वहां क्या देखने को मिलती है? इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलती है। तो कई हार्मोनी और साख्ती तब्दीलियों की उनके अंदर क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है, जिससे इब्तिदाई फूल की क्या होती है? तफरीक और मजीद नमो क्या होती है? अमल में आती है। ये जो फूलदारियां है जिनको हम क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस, वहां पर बनती हैं, जिनमें फूल की क्या बनती है? कलियां बनती है, या क्या बनती है? फूल की
बड्स बनती है और फिर वहां पर क्या बनता है, फूल बनता है। तो आपने देखा होगा फूल आने से पहले बहुत सारे इनफ्लोरेसेंस होते हैं। इनफ्लोरेसेंस मतलब क्या होती है, वहां पर फूलधारियां बनती है। वो फूलधारियां बेसिकली होती क्या है, तो वो बहुत छोटे छोटी कलियां और बड्स होती है जो आगे चल के क्या बनाने वाली होती है, फूल बनाने वाली होती है। अब जब फूल बनना शुरू होगा तो क्या होगा, तो फूल में क्या बनेगा, नर और मादा क्या बनेगा, तौलीदी साख्तें। नर तौलीदी साख्तें कौन सी है, एंड्रोशियम। मादा तौलीदी तो साख्तें कौन सी है, गायनेशियम। ये बनना वहां क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएंगी और इस तरह से उनकी क्या होंगी, नमो होगी। और हमने पढ़ा हुआ है कि एंड्रोशियम, एंड्रोशियम जो क्या होता है, स्टेमन। तो स्टेमन का एक घेरा होता है और एक घेरे पर वो क्या होता है, मुश्तमिल होता है। तो नर तौलीदी उज़ू की नुमाइंदगी करता है। और गायनोशियम में क्या होता है, गायनोशियम के अंदर जो तौलीदी उज़ू होता है उसमें क्या होता है, मादा तौलीदी उज़ू, यह हम उसको क्या कहते हैं, स्टेल। तो यहाँ पर देखिए स्टेमन है, स्टेमन के अंदर उस वक्त भी हमने कहा था कि दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट, एक होता है एंथर। और हमने गायनोशियम में पढ़ा था कि गायनोशियम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, एक होता है ओव्यूल और एक होता है ओवरी। तो आपको याद होगा दो तरह के हमने प्लांट्स के फ्लावर के अंदर साख्तों की बात किए थे, जिसमें से एक को हमने कहा था स्टामन या जिस एंड्रोशियम, दूसरे को कहा हमने गायनोशियम जिसको हमने कहा था पिस्टिल। नाउ यहाँ पर एक और चीज देखिए कि आप अगर किसी फूल को लेंगे और गौर से अगर देखेंगे तो उनके अंदर आपको इनफ्लोरेसेंस के अंदर बहुत सारी अलग अलग साख्तें देखने को मिलेगी। डिफरेंट टाइप को उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, अरेंजमेंट दिखेगा। जैसे सॉलिटेटरी यानी एक ही जगह पर है, रेसेमी यानी आजू बाजू से ऊपर जा रहे हैं, कोरम, कोरम के अंदर आप देखिए कि हर हर फ्लावर यानी जो को कली है उसकी हाइट और उनकी जो शुरुआत हो रही है, तो उनकी हाइट एक जैसी, लेकिन उनकी शुरुआत जहां से हो रही है वो एक डिफरेंट डिफरेंट जगह से, अलग अलग जगह से हो रही है, लेकिन उनकी हाइट जो है वो एक जगह सेम है। तो इस तरह से क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस होता है। जो बर्ड्स होती है, जो कलियां होती हैं, उनकी क्या होती है, अरेंजमेंट होती है ना। हो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंड्रोशियम के अंदर स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन। आपको याद होगा हम लोगों ने जब फ्लावरिंग, जब हम बायोलॉजिकल साइकिल पढ़ रहे थे और जब हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट पढ़ रहे थे, उस पर हम बार बार ये बातें कर रहे थे, जिसमें हम स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन, इन तीन वर्ड्स को हमने वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब उन्हीं को यहाँ पर हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से वो पूरा प्रोसेस होता है। तो एक मिसाली स्टेमन की अगर बात करें तो मिसाली स्टेमन के अंदर दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है एक लंबा और सतवा डंठल, जिसे क्या कहा जाता है, फिलामेंट। याद आ रहा है, हमने पढ़ा था कि वहां पर जो साख्त होती है उसमें एक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। और आखिरी सिरे की उमूमन दो गोशी साख, जिसे क्या कहा जाता है, एंथर। दो गोशी साख का मतलब क्या होता है, दो साख्तें होती है, दो लूप्स की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या कहा जाता है, एंथर। तो स्टेमन के अंदर दो अहम पार्ट है, एक है फिलामेंट, एक है एंथर। इस डंठल यानी फिलामेंट के करीबी एक होता है, को कहा जाता है थैलामस। उस सिरे को क्या कहा जाता है, थैलामस। और फूल के पेटल से क्या होता है, वो जुड़ा हुआ होता है, चिपका हुआ होता है। मुख्तलिफ अनवा के फूलों में हमको स्टेमन की जो लंबाई है और जो तादाद है वो क्या देखने को मिलेगी, मुख्तलिफ देखने को मिलेगी। तो अलग अलग फूल है, तो अलग अलग फूलों में ये जो स्टामन है यानी मेल नर तौलीदी उजू का जो पार्ट है वो हमको क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर जो स्टामन है उसकी लंबाई भी हमको अलग अलग देखने को मिलेगी और उनकी तादाद भी हमको क्या होगी, अलग अलग देखने को मिलेगी। अगर हम 10 फूलों की बात करें और 10 फूलों के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमको उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा, फर्क देखने को मिलेगा। फिर हर स्टेमन का एक तख्तीती खुर्दबीन के नीचे रखकर अगर मुताला करें तो हमको उनकी बहुत सारी शक्ल क्या होगी, वाज़ेह होगी। हमको वहां पर आसानी से दिखेगा कि एंथर किस तरह से जुड़ा हुआ है और उसकी बनावट किस तरह से है। तो आमतौर पे जब हम एक फ्लावर की बात करते हैं, एक फूल की बात करते हैं, मैचर फूल की, तो उस मैचर फूल में जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमको क्या क्या देखने को मिलता है, तो उसके अंदर हमको देखने को मिलता है कैलिक्स,
जिसको हम क्या कहते हैं, सेपल। दूसरा पार्ट हमको क्या देखने को मिलता है, पेटल, जिसका एक यूनिट वो कौन है, कोरोला। फिर उसके बाद हमने कहा कि हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है स्टमन। उस स्टमन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट, एक कौन सा होता है, एंथर। इसी तरह से हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है पिस्टिल, जिसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, एक होता है ओवरी। और इस ओवरी को अगर देखेंगे तो उसके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, ओव्यूल्स। तो आपको याद होगा हमने जब एनाटॉमी की बात की तो उस एनाटॉमी के अंदर हमने ओव्यूल्स के अरेंजमेंट की भी बात किए थे, किस तरह से ओव्यूल वहां पर अरेंज होते हैं। नाउ तो बेसिक कंसेप्ट हमने ये पढ़ा कि एक फ्लावर है और उसके पास क्या है, स्टेमन होता है। नाउ अब एक मिसाली एंजियोस्पर्म के एंथर की अगर बात करें तो मिसाली एंजियोस्पर्म के एंथर की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या खास बात होती है, उसके अंदर खास बात ये होती है कि वो दो गोशी होता है या वो बाइलोब होता है। वो कैसा होता है, दो गोशी होता है या बाइलोब होता है, यानी ये एक साइड है उसका और ये दूसरा साइड है। तो इस तरह से उसके अंदर कितनी लोब होती है, दो। यानी अगर आप इसको कट करेंगे तो कट करने के बाद ये एक लोब और ये दूसरी लोब, इस तरह से आपको क्या देखने को मिलेगा। तो अगर किसी मिसाली एंथर की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगी, दो लोब्स देखने को मिलेगी। ठीक है नाउ, और हर गेशिया में हमको क्या देखने को मिलेगा, थीका। हर उसमें क्या देखने को मिलेगा, दो थीका, यानी वो डायथीकस। कैसा होता है, डायथीकस। डायथीकस का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक लोब है, इस एक लोब में ये एक थीका है और उस लोब में ये एक दूसरा थीका है। तो एक तो ये स्ट्रक्चर की वजह से वो हो गया बाइलोब और इन स्ट्रक्चर की वजह से वो क्या हो गया, डायथीकस। फिर अक्सर अक्सर एक उमुदी खांचा अगर हम बनाते हैं तो तीका को वो क्या कर देगा, बांट देगा। और एंथर को अगर देखेंगे तो उसकी अर्धी तराश के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, दो गोशी कैफियत। तो इस तरह से काटेंगे तो दो गोशी, इस तरह से काटेंगे तो हमको उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, दो थीका। फिर एंथर एक चार सिमती साफ्ट, यानी कैसा साफ्ट है, टेट्रागोनल। कैसा होता है, टेट्रागोनल, जो चार कोनों पर वाक़े माइक्रोस्पोरेंजियम पर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। ये हर गोशे में दो होते हैं। यहाँ पर बात देखिए क्या हो रही है, अगर आपको किसी एंथर को अगर और आसानी से समझना है तो एंथर के मामले में आपको पहली बात याद रखना है कि एंथर कैसा है, बाइलोब। दूसरी बात क्या याद रखना है, वो कैसा है, डायथीकस। तीसरा याद रखना है कि उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का मतलब क्या होता है, टेट्रा का मतलब होता है चार। टेट्रा का मतलब क्या होता है, चार। तो उसके अंदर आपको एक दो तीन चार, चार जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगा, गोल गोल साफ्ते देखने को मिलेंगी, जिसकी बुनियाद पे इसको क्या बोला जा रहा है, टेट्रागोनल। जहां पर कौन होंगे, जहां पर होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। कौन होंगे वहां पर, माइक्रो स्पोरेंजिया। याद आ रहा है आपको, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया वो साफ्ते जहां से क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, सबा सबा बेटा, यहाँ जो थीका है ना, ये जो थीका वर्ड यूज किया जा रहा है, ये थीका का मतलब है यहाँ पर ये जो गोशा है ना, ये एक गोशा, इस गोशे को बोला गया थीका। ये वाला गोशा, इसको बोला गया थीका। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक गोशा, ये दूसरा गोशा। कितने गोशे हो गए, दो। दो गोशा होने की वजह से इसको क्या बोला है, डाई। डाई का मतलब क्या होता है, दो। वैसे यहाँ पर बाय, बाय लो, बाय का बी आई, बाय का मतलब क्या होता है, दो। तो इसीलिए हमने कहा कि एंथर की अगर साफ्ट की बात करें तो एंथर कैसा दिखाई देता है, एंथर बाइलोब दिखाई देता है, एंथर डायथीकस दिखाई देता है, और एंथर कैसा दिखाई देता है, टेट्रागोनल। तो जब ये दो होगी, ये दो होगी, तो हमको किस तरह से दिखाई देगा, उसके अंदर फोर स्ट्रक्चर दिखाई देंगे या चार कोने दिखाई देंगे। उन चार कोनों की बुनियाद पर उसको दूसरा तीसरा लफ्ज क्या बोला गया है कि उसकी जो साफ्ट होती है वो टेट्रागोनल होती है। और ये जो गोनाल टेट्रागोनल स्ट्रक्चर से इसके अंदर कौन होता है, तो इसके अंदर कौन होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। कौन होता है इसमें, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, बात समझ में आई सबा। ठीक है ना, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करेंगे, ये माइक्रोस्पोरेंजिया मजीद यहाँ पर इनके अंदर क्या होगा, डेवलपमेंट। माइक्रोस्पोरेंजिया में मौजूद नमू पाने के बाद क्या बनेगा, पोलन सैक।
क्या बन जाएगा वो आगे चल के बना देगा पोलन सैक। आगे चल के वो क्या बना देगा, पोलन सैक। और जब वो पोलन सैक बना देते तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि धीरे धीरे इनके अंदर क्या बनना शुरू हो जाएगी, पोलन ग्रेन्स। तो क्या होता है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया, उसके अंदर डेवलपमेंट होगा, वो क्या बना देगा, पोलन सैक। इसका मतलब यहाँ पर पोलन सैक बनना शुरू हो जाएगा, और पोलन सैक से फिर आगे चल के क्या बनना शुरू हो जाएगी, पोलन ग्रेन। और आपको मालूम है कि पोलन ग्रेन्स का मतलब क्या होता है, पोलन ग्रेन का मतलब होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेल गैमेट्स। या यहां से कौन सी स्टेज स्टार्ट हो जाती है, गैमेटोफिटिक। याद आ रहा है, तो हमने प्लांट के केस में क्या पढ़ा हुआ है, प्लांट के केस में दो लेवल होती है, एक होती है स्पोरोफिटिक और दूसरी कौन सी होती है, गैमेटोफिटिक। अगर आप लोगों को कहीं पर भी ये कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा तो डरने का नहीं, काम क्या करने का, जो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है और जो हमने किंगडम प्लांटी पढ़ा हुआ है, तो किंगडम प्लांटी में जाने का, वहां पर जाके देखने का कि स्पोरोफिटिक किसको कहते हैं, गेमेटोफिटिक किसको कहते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इस तरह से करते हैं कि आपको यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा और आप पीछे जाके देख रहे हैं, तो उस वजह से एक तो आपका वो चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, दूसरा ये चैप्टर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा। इसलिए घर पे बैठने के बाद अगर ये कंसेप्ट, क्योंकि हमने बहुत कम वक्तों में ये सारे कंसेप्ट पढ़ा है, तो जो ऑलरेडी इसको पढ़ रहे थे उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन वो लोग जो इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि अगर आपको यहाँ ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं समझ में आ रहा है, सेप्रोफिटिक नहीं समझ में आ रहा है, गैमेटोफिटिक नहीं, तो आप उस चैप्टर में जाइए, वहां जाके उसको थोड़ा सा रिवाइज करिए, इंशाल्लाह वो सब वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें ये थोड़ा सा एफर्ट आप लोगों को लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, पोलन ग्रेन बनेगा, यानी मेल गैमेटोफाइट बनेगा। नाउ अब यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनको हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। नाउ माइक्रोस्पोरेंजिया की अगर साख्त की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया की अगर हम बात करते हैं, तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है अपने बाहरी खत के एतबार से तकरीबन गोल दिखाई देता है, जैसा अभी हमने देखा कि वो जो बाहर का स्ट्रक्चर है टेट्रागोनल, तो अंदर कौन बन रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया। फिर ये उमूमन चार तहों की दीवारों से क्या होता है, घिरा हुआ था। अब कौन कौन सी चार दीवारें, तो एक होती है जिसको कहा जाता है एपिडर्मिस, याद आ रहा है, कल हमने पढ़ा हुआ है, जो सेल है, डिफरेंट टाइप के सेल है, वो अलग अलग लेयर बनाते, याद आ रहा है। तो उसमें एक लेयर जो होती है इसके बाद वो होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है इसको कहा जाता है इंडोथीसियम, दूसरी लेयर कौन होती है, इंडोथीसियम। फिर एक दरमियानी तह होती है और फिर उसके बाद होती है टैक्टम, और एक लेयर कौन सी होती है, टैक्टम। तो यहाँ देखिए सबसे बाहर की जो लेयर है, यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखिए कि किस तरह का साफ्ट है, इसको अभी हमने पढ़ा हुआ है ना, हमने अभी स्टेमन पढ़े, स्टमन, और उसके अंदर हमने एंथर, एंथर को अगर आपने कट किया तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 4 लोब स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, 4 कोने वाली स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। उन कोनों वाली साख्त को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसका जो ये हिस्सा है, ये अरेंजमेंट है, यहाँ पर किस तरह का अरेंजमेंट है, तो ये अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बाहर की जो लेयर होगी उस बाहरी लेयर को क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस। उसके बाद जो दूसरी लेयर होगी उसको क्या कहा जाता है, इंडोथीसियम। फिर इनके दरमियान में एक तह होती है जिसको क्या कहा जाता है, दरमियानी तह। और उसके बाद सबसे अंदर यानी 4th लेयर होती है जिसको कहा जाता है टैपेडम। और उसके बाद बीच में कौन होते हैं, उसके बाद होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। कौन होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो आगे चल के क्या बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर याद रखना है कि माइक्रोस्पोरेंजिया की अगर बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 4 साख्तें हैं, एक है एपिडर्मिस, एक है एंडोथेसियम, दरमियानी तह, और उसके बाद है टैपेटम, और उन सब के बीच में कौन रखा हुआ है, माइक्रोस्पोर मदर से। इस पूरी साख्त को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। नाउ दीवार की अगर बात करें तो उसके बाहर 3 हिफाजती तह होती है, और एंथर के फटने
और जरदाने के निकलने में वो क्या करती है, मदद करती है। यानी जो माइक्रो जो पोलन ग्रेन बाहर निकलेगा उसमें वो क्या करेंगे, मदद करेगा। और सबसे अंदर की तह जो होती है उसका नाम क्या होता है, टेपेटम। ये नमूपजीर और जरदानों को ग़िज़ा पहुंचाती थी। जरदानों, ये जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ना, ये जरदानों लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है पोलन ग्रेन के लिए, यानी उर्दू में उसको क्या कहा जाता है, जरदाने। तो जो पोलन ग्रेन है, या जिसको हम क्या कह रहे हैं, नर तौलीदी सेल कह रहे हैं, नर तौलीदी खलिए कह रहे हैं, जिसको हम पोलन ग्रेन कह रहे हैं, उनको उर्दू में क्या कहा जाता है, जरदाने या जरदा। तो ये जो जरदाने होते हैं, यानी यहाँ पर क्या होगा, जरदाने बन जाएंगे, यानी पोलन ग्रेन बन जाएंगे। तो उन पोलन ग्रेन को खाने के लिए क्या चाहिए, तो उनको न्यूट्रिएंट पहुंचाना है, उनको ग़िज़ा पहुंचाना है, उनको तग़ज़िया पहुंचाना है, ताकि वो जिंदा रहे। तो ये काम कौन करता है, ये काम कौन करता है, टैपेटम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि टैपेटम का काम क्या होता है। तो टैपेटम क्या करता है, जो नमूपजीर जरदाने हैं, या जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं पोलन ग्रेन, उनको क्या करता है, उनको ग़िज़ा पहुंचाता है। उनका क्या करता है, वो ग़िज़ा पहुंचाता है। ठीक है ना। और टैपेटम के सेल्स का साइटोप्लाज्म क्या होता है, गाढ़ा होता है, और इसमें उमूमन एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। जो टैपेटम बनाने वाले जो सेल हैं, ये जो टैपेटम बनाने वाले सेल है, ये टैपेटम बनाने वाले सेल है, इनका जो साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म कैसा होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। गाढ़ा होता है मतलब जिस तरह से हम स्टिकी होता है, जेली लाइक होता है। ठीक है। दूसरा, इसमें उमूमन क्या होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। फिर टैपेटम जो सेल होते हैं वो न्यूक्लियस वाले, यानी बायन्यूक्लिएट होते हैं, या बायन्यूक्लिएट बन जाते हैं, या एक से ज्यादा क्या होते हैं, न्यूक्लियस वाले हो जाते हैं। जब एंथर छोटा होता है तब एक जैसे, यानी होमोजाइगस गुंजान सेल, एक ग्रुप जो स्पोरेंजिनियस टिश्यू, कौन सा टिश्यू, स्पोरेंजिनियस टिश्यू कहलाता है, स्पोरेंजियम के वस्तु में क्या होता है, आ जाता है। जब एंथर का क्या होता है, डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, जब एंथर छोटा होता है तब क्या होता है, एक जैसे दिखने वाले कुछ सेल होते हैं, वो सेल क्या करते हैं, एक ग्रोह की शक्ल में, और वो जो सेल होते हैं उन सेल को क्या कहा जाता है, स्पोरोजीनस। क्या बुलाया जाता है इनको, स्पोरोजीनस टिश्यू। ये स्पोरोजीनस टिश्यू क्या होते हैं, एंथर के डेवलपमेंट के दौरान में बीच में आ जाते हैं स्पोरेंजिनियम के अंदर, और उस स्पोरेंजिनियम के बीच में जब आते हैं तो फिर वो जो सेल होते हैं, वो जो खलिए होते हैं, वो आगे चल के क्या कहलाते हैं, टैपेटम कहलाते हैं। और वही खलिए है जो आगे चल के क्या हो जाते हैं, बायन्यूक्लिएट हो जाते हैं, यानी उनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस आ जाता है। तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर ये याद रखना है आपने, बहुत आसानी से, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते हुए। क्या क्या बातें याद रखना है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसके अंदर 4 लेयर है, एक है एपिडर्मिस, एक है एंडोथेशियम, एक है दरमियानी थे, और 4th है टैपेटम। टैपेटम अंदर की लेयर है, और वो अंदर जो भी पोलन ग्रेन होगा, जिसको यहाँ पर जरदाने बोला गया है, उनके डेवलपमेंट के लिए उनको ग़िज़ा मुहैया करेगा। और फिर ये जो टैपेटम है, ये कैसा होता है, तो टैपेटम ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, सॉरी बायन्यूक्लिएटेड होता है, एक से ज्यादा उसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं। और ये कहां से बना होता है, तो ये स्पोरोजीनियस टिश्यू से बना हुआ होता है। तो ये बहुत बुनियादी चीज है, आपने आपकी नोटबुक में लिखना है। अगर आप इस पैराग्राफ के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल जाएगा, इसलिए इस पैराग्राफ की जो इंपॉर्टेंट चीज है आपने आपकी नोटबुक में उसको लिखना है बच्चों, ताकि आपको बात और आसानी से समझ में आए। ना अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो खलिए बन रहे हैं, उन खलियों को हम क्या कह रहे हैं, उस खलिए को हम कहते हैं पोलन ग्रेन। तो अब ये पूरा प्रोसेस होता कैसा है, कैसा पोलन ग्रेन बनते हैं, तो उसका प्रोसेस हमको यहाँ समझना है। अब ये जो बहुत प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस का ये जो प्रोसेस है, जिससे आगे चल के क्या बनने वाला है, पोलन ग्रेन, तो ये प्रोसेस अंजाम दिया कैसे जाता है। तो इसमें 2 बातें और आएगी। उसमें एक बात आएगी जिसको हम कहते हैं मियोसिस, एक कहते हैं हम जिसको माइटोसिस। अब मियोसिस और माइटोसिस वाला चैप्टर अभी हमने देखा नहीं है,
लेकिन उम्मीद है मेरे को आप लोगों से कि आप में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, इसलिए उनके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो नए हैं, मदरसे से हैं, जिन्होंने अभी तक कहीं पर नहीं पढ़ा, तो उनके लिए शायद इसको समझना थोड़ा मुश्किल जाए। मैं कोशिश करूंगा उसको और आसान करूं, लेकिन आपको अभी इसको समझना है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हम इसके बाद वाले चैप्टर में वही सारी चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। नाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है बनना या बनाना। जेनेसिस का मीनिंग क्या होता है? बनना या बनाना। यहाँ पर किसको बनाया जा रहा है? माइक्रोस्पोर्स को बनाया जा रहा है, इसलिए इस अमल को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाउ हम ये बात बार बार देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरोजीनियम, ये जो साख्त है ये कहाँ पर मौजूद होती है? ये साख्त मौजूद होती है एंथर में। एंथर किसका पार्ट है? तो ये नर तौलीदी उज़्व का पार्ट है। इसलिए जैसे जैसे एंथर बड़ा होता जाएगा तो स्पोरोजेनस टिश्यू, कौन सा टिश्यू? स्पोरोजेनस टिश्यू, उसके जो सेल है, उसके जो खलिए है, उन खलियों में माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या बनना शुरू हो जाएगा? उसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब छोटे छोटे 4 सेल बनना शुरू हो जाते हैं। उनको बनना शुरू होता है तो उनके बनाने के लिए वहां पर क्या होता है? मियोटिक तकसीम क्या होना शुरू हो जाती है? मियोटिक तकसीम स्टार्ट होने लगती है। मियोटिक तकसीम क्या होती है? मियोटिक तकसीम क्या होती है या मियोटिक डिवीजन क्या होता है? तो हम बार बार कह रहे थे तकफीफी, याद आ रहा है? हमने ये लफ्ज पढ़ा हुआ है, तकफीफी तकसीम, तकफीफी तकसीम। और दूसरा हम पढ़ रहे थे माइटोटिक, माइटोटिक डिवीजन, याद आ रहा है? माइटोटिक डिवीजन में हम क्या कर रहे थे? मसावी तकसीम। उस वक्त मैंने कहा था कि जो तकफीफी तकसीम होती है वहां पर एक खलिया होगा और उस एक खलिए से क्या बनेंगे? 4 खलिए। एक खलिया होगा और उस एक खलिए से कितने खलिए बनेंगे? 4 खलिए। एक सेल होगा और उस एक सेल से क्या बनेंगे? 4 सेल। यहां पर ये जो सेल होगा ये कैसा होगा? 2 एंड डिप्लॉइड। और यहाँ पर जो सेल होंगे वो कैसे होंगे? एन यानी हैप्लॉइड। याद आ रहा है आपको? तो इस तरह का एक बेसिक कंसेप्ट मैंने इससे पहले वीडियो में आपके सामने शेयर किया हुआ है। उसी कंसेप्ट को थोड़ा याद रखिए कि एंथर है, एंथर के अंदर क्या हो रहा है? स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होने वाला है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस के अंदर क्या होने वाला है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा है ये कौन सी वजह से बन रहा है? मियोटिक डिवीजन की वजह से बन रहा है ना। यहाँ पर जो बात हमारी पहले होगी वो कौन सी है? स्पोरोजीनस टिश्यूज। तो ये जो स्पोरोजीनस टिश्यूज होते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यूज का हर खलिया, हर सेल एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने क्या करता है? वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की क्या होता है? काबिल होता है। और हर खलिया बिलखवा तौर पे यानी सेल्फ मोटिवेटेड तौर पर बासलाहियत पोलन या जिसको कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्या बोला जाता है इसको? माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। यानी आगे चल के वो क्या करेगा? माइक्रोस्पोर बनाएगा। तो यह बेसिक चीज क्या याद रखना है कि जो स्पोरोजीनस टिश्यूज है, जिसको अभी हमने पहले पढ़ा ना, याद आ रहा है? हमने पढ़ा स्पोरोजीनस टिश्यूज। तो स्पोरोजीनस टिश्यूज के अंदर जितने भी खलिए होंगे वो सारे के सारे खलिए इस काबिल होंगे कि वो क्या बना सके? पोलन बना सके, या वो आगे चलिए क्या बना सके? माइक्रोस्पोर मदर सेल बना सके। फिर मियोसिस के बाद क्या होगा? मियोसिस के जरिए एक पोलन मदर सेल, मियोसिस के जरिए क्या होगा? एक पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर की तश्कील होगी। इस अमल को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आप ये देख सकते हैं ये पोलन मदर सेल है। इस पोलन मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस 1 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? मियोसिस 2 होगा, और मियोसिस 2 के बाद क्या बन जाएंगे? माइक्रोस्पोर। तो एक सेल है और इस एक सेल से कितने बन रहे हैं? 4 सेल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? 4 सेल बन रहे हैं। तभी इस अमल को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं हम उसको? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये पैराग्राफ है ना, बहुत आसान है। आसान इसलिए कि आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस है ये कहाँ से हो रहा है और खत्म कहाँ हो रहा है।
और इस प्रोसेस के दौरान कौन सी वाली साइकिल हो रही है। तो पोलन मदर सेल है, या पोलन मदर सेल के बजाय हम क्या बोल रहे हैं इसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, उसको क्या कह रहे हैं हम, पीएमसी यानी पोलन मदर सेल उसको बोल रहे हैं। उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 होगा, और उससे क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, जिसको आगे चल के हम क्या कहते हैं, फिर पोलन ग्रेन कहते हैं। बात समझिए बच्चों, ठीक है ना। अब इस साफ्ट को अगर आप देखेंगे तो शायद आपको बात और क्लियर होगी और बात समझ में आने लगेगी। तो जैसे ही माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं, माइक्रोस्पोर तश्कील पा जाते हैं, वो 4 सेल के गुच्छे, वो क्या बना देंगे, 4 सेल के गुच्छे बना देंगे, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। उसमें क्या होना शुरू होगी, उनकी तरतीब होना शुरू होगी, और जो ही अंतर पुख्ता होगा, जैसे ही अंतर पुख्ता होगा और वो सूखते हैं, तो माइक्रोस्पोर एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और क्या बनाना शुरू कर देते हैं, पोलन ग्रेन बनाना शुरू कर देते हैं। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 1000 माइक्रोस्पोर्स क्या होंगे, 1000 माइक्रोस्कोप या पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जो एंथर के फटने पर क्या होंगे, बाहर निकल आते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट जिसको आपको समझना है वो क्या है, यहाँ पर समझिए कि ये एंथर का स्ट्रक्चर है। इस एंथर की साख्त में ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारी साख्तों के दरमियान में एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल वो कौन है, पीएमसी यानी पोलन मदर सेल। ये पोलन मदर सेल से आगे चल के क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे, या जिसको हम आगे चल के क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बनेंगे। और ये पोलन ग्रेन कौन है, ये पोलन ग्रेन है जिसको हम क्या कहते हैं, नर तौलीदी खलिया, है ना। जिस तरह से हम इंसानों में या ह्यूमन में क्या कहते हैं, स्पर्म, उसी तरह से ये प्लांट के अंदर है। प्लांट के अंदर जो मेल खलिया होता है या जो नर खलिया होता है, जो आगे चल के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में अमल करेगा, तौलीद के प्रोसेस में काम करेगा, उसको हम वहां पर क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। बात क्लियर होगी बच्चों, किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, कहां पर ये पूरा अमल अंजाम दिया जाता है। ठीक है ना। जिन लोगों के लिए ये नया है उनको थोड़ा सा इसको एक बार और रीड करना पड़ेगा, एक बार और समझना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा। और पोलन ग्रेन अब दिखाई कैसा देता है, यानी जो नर तौलीदी खलिया बनता है तो अब उसकी साख्तें कैसी है, तो उसकी साख्तें थोड़ी अलग अलग साख्तें हैं जिनको यहाँ पर बताया गया। तब हम बात कर रहे हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की हम बात कर रहे हैं कि पोलन ग्रेन होता कैसा है, उसकी साख्तें कैसी होती है। तो पोलन ग्रेन जिसको हम क्या कहते हैं, नर गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नर गैमेटोफाइट। ये नर गैमेटोफाइट अगर हिबिस्कस या किसी भी दूसरे फूल के खिले हुए एंथर को छुए तो आपको आपकी उंगलियों पर क्या देखने को मिलेगा, जर्द रंग का पाउडर देखने को मिलेगा, जैसे पोलन ग्रेन लगे पाएंगे। यानी आपने अगर किसी फूल को हाथ लगाया तो हाथ लगाने के बाद क्या होता है, आपके हाथों के ऊपर कलर दिखाई देता है। आमतौर पे वो जो कलर दिखाई देता है, वो जो पाउडर की तरह आपको साफ दिखाई देती है आपकी उंगलियों पर, वो कौन होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो उस फूल से आपके हाथों पे आ जाते हैं। इन ग्रेन्स को ग्लास स्लाइड पर अगर आप लेंगे, यानी अगर आप उसको कांच की स्लाइड पर लेंगे, यानी कांच के ऊपर लेंगे, और उसको आप क्या करेंगे, खूर्दबीन के अंदर अगर देखेंगे तो आपको डिफरेंट और मुख्तलिफ किस्म के क्या दिखाई देंगे, पोलन ग्रेन्स दिखाई देगी। उन पोलन ग्रेन्स की जो अलग अलग किस्में हैं, तो उनके अंदर उसका शेप है, साइज है, उनकी बनावट है, उनका रंग है, डिजाइन है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप पोलन ग्रेन को देखना चाहते हैं तो आप क्या करिए, किसी एक फूल को लीजिए, उस एक फूल का हाथ लगाइए, और उसके बाद उसको ग्लास स्लाइड यानी जो कांच की ग्लास होती है
आपने देखा होगा हम जब ब्लड का टेस्ट करवाने जाते हैं तो जिस तरह की वो स्लाइड होती है, उस स्लाइड पर उनको रखिए, उसके ऊपर पानी का ड्रॉप डालिए और वाटर का ड्रॉप डाल के उसको क्या करिए, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख दीजिए। तो आपको वहां पर बहुत सारे अलग अलग पोलन ग्रेन की क्या देखने को मिलेंगी, साख्ते देखने को मिलेंगी, उनके स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। नाउ अब पोलन ग्रेन होता क्या है आमतौर पे, तो पोलन ग्रेन की अगर बात करें तो पोलन ग्रेन उमूमन कैसे होते हैं, तो उमूमन ये गोल होते हैं। पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, उमूमन गोल होते हैं। और इनका खुदर की अगर बात करें तो तकरीबन 25 टू 50 माइक्रोमीटर, यानी 25 से 50 माइक्रोमीटर, 25 से 50 क्या होते हैं, ये माइक्रोमीटर के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बाहरी साख्त जो होती है या बाहरी जो तय होती है उसको कहा जाता है एक्साइन। बाहरी जो तय होती है उसको क्या कहा जाता है, एक्साइन। ये स्पोरोपोलेनिन कौन से मटेरियल से बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, जो इंतहाई मुदाफियती नामियाती अशिया में से एक है। यानी वो उसका क्या करेगा, हिफाजत करेगा, प्रोटेक्शन करके रखेगा। तो एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन की जो साख्त है उसमें सबसे बाहर की जो लेयर है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, एक्साइन। और वो किस मटेरियल से बनी है, तो बोला जाता है स्पोरोलिन। और ये जो स्पोरोलिन मटेरियल है ये कौन सा है, नामियाती है या गैर नामियाती, तो याद रखिए कि वो क्या है, नामियाती, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये बहुत ज्यादा दर्जे हरारत, तेजाब और खार, यानी अगर बहुत ज्यादा सॉल्ट भी अगर हो जाए तो वहां पर क्या करेगा, वो बर्दाश्त करेगा, उसका डेसिकेशन नहीं होने देगा, वो पोलन ग्रेन को मरने नहीं देगा। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम मालूम नहीं जो इसे तोड़ सके। देखिए बहुत बड़ी बात है कि अभी तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं मिला जो इस एंजाइम को तोड़ सके, उसको फाड़ सके। पोलन ग्रेन के एंजाइम में नुमाया सुराख होते हैं जिन्हें जर्म पोर्स कहते हैं। जो पोलन ग्रेन होती है उस पोलन ग्रेन के अंदर हमको क्या देखने को मिलेंगे, होल देखने को मिलेंगे, सुराख देखने को मिलेंगे। उन सुराखों को क्या कहा जाता है, जर्म पोर्स कहा जाता है, होल कहा जाता है। जहां पर स्पोरोपोलेनिन गैर मौजूद होता है, अगर स्पोरोपोलेनिन रहेगा तो वहां तो कोई होल नहीं रहेगा, वहां पर स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। स्पोरोपोलेनिन की मौजूदगी की वजह से पोलन ग्रेन फॉसिल्स की शक्ल में बहुत अच्छी तरह से क्या होते हैं, महफूज रखे जाते हैं। यानी जो पोलन ग्रेन है, उन पोलन ग्रेन के अंदर चूंकि स्पोरोपोलेनिन है, अब जमीन के अंदर वो पोलन अगर चले जाते हैं या कहीं और जगह पे अगर वो चले जाते हैं, चट्टानों में दब जाते हैं या बर्फों के अंदर जब दब जाते हैं, तो वो फॉसिल बन जाएगा, यानी उनका बचा कुचा मादा बन जाएगा जिसको हम बकायात कहते हैं। तो वो फॉसिल्स की तरह वहां पर हो गया। अब ये फॉसिल्स क्यों हो गए, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन होगा और वो स्पोरोपोलेनिन को कोई तोड़ नहीं सकता, इसलिए वो बकायात की शक्ल में हमको मिलेगा। जो एक्साइन होती है वो हैरत अंगेज नमूनों और डिजाइनों की तरतीब को जाहिर करती है। उसमें बहुत सारे अलग अलग क्या होती है, शक्लें होती है। तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन है, और ये स्पोरोपोलेनिन कहाँ पर मौजूद है, ये स्पोरोपोलेनिन मौजूद है एक्साइन, जो कि सबसे बाहर की लेयर है। तो आप अगर इस पोलन को देखेंगे तो इस पोलन के अंदर जो सबसे बाहर की जो लेयर है वो कौन है, एक्साइन है। और इस एक्साइन के अंदर यहाँ पर छोटे छोटे होल होंगे। ये होल कौन होंगे, ये होल होंगे जर्म पोर्स। कौन होंगे, ये जर्म पोर्स। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ये जर्म पोर का काम क्या होता है, ये जर्म पोर होते क्यों है। तो इसको आगे जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो उस प्रोसेस में आपको ये कंसेप्ट और क्लियर होगा कि ये जर्म पोर का काम होता क्या है। नाउ हमने कहा कि एक्साइन क्या होती है, बहुत सख्त होती है, बहुत टफ होती है। ये मटेरियल से बनी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन। इसी तरह से उस पोलन ग्रेन के अंदर एक और लेयर होती है। पोलन ग्रेन के अंदर क्या होती है, एक और लेयर होती है। तो पोलन ग्रेन की जो अंदरूनी दीवार होती है उसको कहा जाता है इंटाइन। बाहरी जो दीवार है, बाहरी जो दीवार है उसको कहा जाता है एक्साइन। जो अंदरूनी दीवार है उसको कहा जाता है एंटाइन। ठीक है, तो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के अंदर दो दीवारें हैं। ये जो दीवार होती है ये पतली होती है और इसके अंदर मुसलसल आपको क्या देखने को मिलेंगे, तह देखने को मिलेंगे, फोल्डिंग्स देखने को मिलेंगे। और ये जो इंटाइन होती है ये किससे बनी होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन मटेरियल की बनी होती है।
यहां पर हमने कहा था कि एक्साइन, एक्साइन किससे बनी हुई है? स्पोरोपोलेनिन। जबकि इंटाइन किससे बनी हुई है? इंटाइन दो चीजों से बनी है, एक है सेल्यूलोज और दूसरा कौन है? पैक्टीन। एक है सेल्यूलोज, दूसरा कौन है? पैक्टीन। फिर पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है, यानी जो उसका अंदर का हिस्सा है, उसके अंदर क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जब पोलन ग्रेन पुख्ता हो जाता है, यानी उसका मैच्योरेशन हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, तो उसमें दो सेल्स बनेंगे। कितने सेल बनेंगे? दो सेल। ये दो सेल में क्या होता है? तो ये दो सेल वो होते हैं जिसको एक को कहा जाता है वेजिटेटिव सेल। एक सेल को क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव खलिया। और दूसरे को कहा जाता है जेनरेटिव सेल या जेनरेटिव खलिया। दूसरे को क्या कहा जाता है? जेनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बड़ा होता है। यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में उन्होंने बताया, ये है वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जेनरेटिव सेल। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कहाँ पर ये काम करता है। और मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो बच्चे जिनको पहले कुछ चैप्टर्स है जहाँ पर पोलन और पिस्टल का इंटरेक्शन हो रहा है, एक ट्यूब लाइक साउथ बन रही है, वो समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ उनको वो कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ यार हमने ये चीज वहां पढ़ी थी, लेकिन वो इतनी वाज़ेह नहीं थी जितनी यहाँ पर है। तो यहाँ पर याद रखना है पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के बाहर एक दीवार है, अंदर एक दीवार है, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर दो खलिए है, एक खलिए का नाम है वेजिटेटिव, दूसरे का नाम है जनरेटिव। ठीक है। वेजिटेटिव कैसा होता है? तो हम कहते हैं वेजिटेटिव बड़ा होता है और इसमें ज्यादा मिकदार में क्या होती है? ग़िज़ा को क्या करके रखा जाता है? महफूज रखा जाता है। फिर इसमें एक बेकायदा शक्ल, वो सूरत का न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? बेकायदा शक्ल का क्या होता है? न्यूक्लियस। तो यहाँ पर देखिए ये है वेजिटेटिव सेल और इस वेजिटेटिव सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस होता है। फिर जेनरेटिव सेल की बात करें तो जेनरेटिव सेल बहुत छोटा होता है और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। तो ये बेसिकली क्या करता है? जो वेजिटेटिव सेल है, उस वेजिटेटिव सेल का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये क्या करता है? तैरता रहता है। अब ये उसका क्या है? पूरा साइटोप्लाज्म वहां पर क्या करता है? तैरता रहता है। इसकी शक्ल तकली नुमा यानी चपटी होती है और साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म इसका कैसा होता है? गाढ़ा होता है और इसमें भी एक न्यूक्लियस होता है। यानी यहाँ पर एक सेल हो गया ये पूरा वेजिटेटिव, दूसरा हो गया सॉरी जेनरेटिव, दूसरा हो गया वेजिटेटिव और दूसरा हो गया जेनरेटिव खलिया। 60% से ज्यादा एंजियोस्पर्म में दो सेल के मरहले में पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। यानी 60%, 60% ऐसे होते हैं जिनमें एंजियोस्पर्म के प्लांट ऐसे होते हैं कि अगर उनके पास दो सेल वाला मरहला, दो सेल वाला मरहला मतलब वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल वाला मरहला अगर आ जाए तो वो वहां से क्या हो जाएंगे? झड़ जाते हैं। बाकी अनवा में इससे पहले कि पोलन ग्रेन्स झड़ जाए, तीन सेल का मरहला भी आता है। यानी यहाँ पर वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल और एक तीसरा वाला सेल का मरहला आएगा। तो कुछ यानी 40% हम ये कह रहे हैं कि ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? तीन सेल वाला मरहला भी होता है। यानी कुछ प्लांट यानी 60% प्लांट वो है जिनके पास दो सेल वाला मरहला जिसमें वेजिटेटिव और जेनरेटिव होते हैं, और फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर तीन सेल वाला मरहला होता है, उनके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? पोलन ग्रेन का झड़ने का अमल, लेकिन वो तीन सेल के बाद होता है। जेनरेटिव सेल माइटोटिकली तकसीम होकर दो नर गैमेट्स बनाता है। ये बहुत अहम है कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको याद रखना है कि नर गैमेट कौन बना रहा है। तो नर गैमेट बनाने का काम कौन करता है? जेनरेटिव सेल। कौन करता है? जेनरेटिव सेल। और जेनरेटिव सेल के पास होता क्या है? उसके पास होता है माइटोटिक डिवीजन, और इस माइटोटिक डिवीजन की वजह से वो क्या बना देगा? दो नर गैमेट्स बनाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो पोलन ग्रेन के अंदर कौन कौन सी साख्ते हैं? पोलन ग्रेन के अंदर कौन सी साख्ते हैं? एक है एक्साइन, एक है इंटाइन। दूसरा एक्साइन किससे बनी हुई है? स्पोरोपोलोनिन। इंटाइन किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज और पैक्टिन मटेरियल से। और इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि वहां पर दो तरह के सेल है, एक है वेजिटेटिव सेल, एक है जेनरेटिव सेल। और लास्ट में हम ये कह रहे हैं कि जो जेनरेटिव सेल है वो माइटोटिक डिवीजन करेगा और वो क्या बना देगा? मेल
गैमेट। तो आगे चल के वो क्या बना देगा, मेल गैमेट्स बना देगा ना। ये मेल गैमेट्स आगे चल के क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, कहाँ पर ये अमल करेंगे, हम इसको आगे देखेंगे ना। एक बेसिक कंसेप्ट जिसको आपको समझना है कि आजकल मार्केट में क्या होता है, मार्केट में कुछ इस तरह के नए पोलन ग्रेन को क्या किया जाता है, बेचा जाता है, उनको मार्केट में सेल किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल बहुत सी अनोवा के जो पोलन ग्रेन्स है, बहुत सी अनोवा के जो पोलन ग्रेन्स है, लोगों में क्या करते हैं, शदीद एलर्जी और नरखरे की जो नाली है उसके अंदर क्या करते हैं, वर्म का सबब बनते हैं, सूजन का बनते हैं। बिल आखिर फिर सख्त तनफ्फुसी नुकाइस, दम्मा और ब्रोंकाइटिस वगैरह पैदा हो जाती है। ये कहा जा सकता है कि पार्थेनियम या कैरेट ग्रास जो हिंदुस्तान में गेहूं की आमद के साथ बतौर मिलावट आई थी, हर जगह उगती है और पोलन एलर्जी का क्या बनती है, सबब बनती है। तो हमारे पास बहुत सारे लोगों को पोलन की एलर्जी है, पोलन होने की वजह से उनको खांसी आएंगी, छींक आएगी, फिर हमारे तनफ्फुस के अंदर उनको बहुत सारे नुकसान होंगे। पोलन ग्रेन्स में एक दूसरा जो फायदा है, तो पोलन ग्रेन्स में भरपूर ग़िज़ाइयत होती है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं। और हालिया बरसों में इजाफी ग़िज़ा के तौर पर पोलन की गोलियों को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक फैशन बन चुका है। मगरबी ममालिक में गोलियों और शरबत की शक्ल में पोलन की मुतादिद अशिया क्या होती है, बाजार में दस्तियाब है। और ये दावा किया जाता है कि पोलन का इस्तेमाल करने से जो रेस के घोड़े हैं और जो खिलाड़ी हैं उनकी कारकर्दगी में क्या होता है, इजाफा होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन पोलन ग्रेन्स को क्या किया जाता है, मार्केट में आज सेल भी किया जाता है, उनको बेचा भी जाता है। इसी तरह से बारआवरी के लिए अगर हम बात करें तो एक और बेसिक कंसेप्ट है जिसको हमको समझना पड़ेगा, वो क्या है कि बारआवरी के लिए पोलन ग्रेन्स को अपनी फ़आलियत खोने से पहले स्टिग्मा के ऊपर क्या होना होता है, पहुंच जाना होता है। क्योंकि ये होगा कि पोलन ग्रेन डेवलप हो गया और कई सालों के बाद अगर वो जाएगा तो उसके अंदर वो ताकत नहीं रहेगी, उसके अंदर वो फ़आलियत, वो फंक्शन उसके अंदर बाकी नहीं रहेगा। इसलिए अपनी फ़आलियत खोने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन के अमल करना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं कि पोलन ग्रेन्स कितने अरसे अपने फ़आलियत या हयाती पजीरी को कायम रखता है? तो ये अपनी फ़आलियत को, हयात को, यानी जिंदगी को कब तक बाकी रखेगा? तो इस अरसे में जिसके दौरान पोलन ग्रेन्स हयात पजीर रहे, जबरदस्त फर्क होता है। और ये किसी हद तक इस वक्त के दर्जे हरारत और नमी पर क्या है, मुनहसर है। तो अलग अलग पोलन ग्रेन की जो फ़ालियत है, उनके जो जिंदगी है वो अलग अलग है, उनके अंदर हमको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। और ये सब डिपेंड करेगा, ये सब मुनहसर होगा उस जगह के दर्जे हरारत पर और उस जगह की नमी पर। जैसे बाज की अगर बात करें, जैसे धान, गेहूं में पोलन ग्रेन्स निकलने के 30 मिनट के अंदर ही अपनी हयात पजीरी क्या कर देता है, खो देता है। जबकि अगर हम रोसैसी, ल्यूगोमिनस और सोलेनेसी इन खानदान की अगर बात करें तो इनके जो अफराद होते हैं वो महीनों तक, कई मंथ तक अपनी हयात पजीरी को और फालियत को क्या रखेंगे, बाकी रख सकते हैं। आपने यानी हम आगे चल के एक और सबक पढ़ेंगे जहां पर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मसनूई तख्मरेजी। तो मसनूई तख्मरेजी के लिए बहुत से जानवरों बशमूल इंसानों के मादा मनविया यानी स्पर्म्स, मादा मनविया मतलब स्पर्म्स को जखीरा करने के बारे में आपने सुना हुआ होगा। अनवा की एक कसीर तादाद के पोलन ग्रेन्स को क्या किया जाता है, रकीक नाइट्रोजन, जिसको -196 डिग्री सेल्सियस में उन सालों के लिए क्या करना है, जखीरा किया जाता है। और ये बहुत आसान है ताकि उनको आगे चल के क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। फसलों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फसलों की नस्लकारी प्रोग्राम में इस तरह के जखीरे के लिए पोलन ग्रेन्स को बीज बैंकों में यानी सीड बैंक के मानिंद बतौर पोलन बैंक्स के इस्तेमाल किया जाता है। तो आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हमारे पास क्या होता है, पोलन बैंक होते हैं। और ये पोलन बैंक कहां पर होते हैं, ये पोलन बैंक होते हैं सीड बैंक के अंदर। पोलन बैंक कहां पर होते हैं, ये
सीड बैंक के अंदर। तो पोलन बैंक और सीड बैंक बना के रखे हुए हैं, जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो अलग अलग फसलें हैं उनके जो अलग अलग पोलन ग्रेन हैं उनको वहां पर क्या करके रखा जाता है, जमा करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, ताकि उनको हम नस्लकारी, यानी जब हम और ज्यादा हम प्लांट की ग्रोथ वगैरह करवाएंगे तो वहां पर उनको क्या कर सकते हैं, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई बच्चों? ब्रोंकाइटिस, जब हमने रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ा था, आपको याद आ रहा है, रेस्पिरेशन अमल तनफ्फुस जब हमने पढ़ा था, तो अमल तनफ्फुस के अंदर हमने बीमारियां पढ़ी थी। तो उन बीमारियों में एक बीमारी होती है जिसको कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। तो आपको याद होगा अमल तनफ्फुस में हमने कहा कि हमारे पास क्या होते हैं, ट्रैकिया, ट्रैकिया आगे चल के दो पाइप में छोटे छोटे डिवाइड होते हैं जिनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। तो ये पोलन ग्रेन जब इनहेलेशन के दौरान और अमल तनफ्फुस के दौरान अगर नाक के जरिए उस ब्रोंकाई में जाके बैठ जाए तो ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, ब्रोंकाई के अंदर इन्फेक्शन होगा, उसकी वजह से धीरे धीरे फिर हमारे जो ब्रोंकाई है वो सूजना शुरू हो जाएंगे। सूजना शुरू हो जाएंगे तो फिर उसकी वजह से जो एयर का पासेज है वो धीरे धीरे, तो उसकी वजह से फिर तकलीफ होगी अमल तनफ्फुस के अंदर, तो उसको कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। ठीक है ना बच्चों, 7 बज गए हैं और तकरीबन आज लेट होने की वजह से टाइम भी डिस्टर्ब हो गया, लेकिन इंशाल्लाह कल हम बराबर 5:30 बजे ही स्टार्ट करेंगे। अलबत्ता आज का जो अपना असर का वक्त है 5:30 से, तो असर का वक्त भी हमारा असर की नमाज के बाद 5:40 से इंशाल्लाह हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा और 7 बजे वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम आने वाले कुछ दिनों में हमारा वक्त और बढ़ाने वाले, तो धीरे धीरे इंशाल्लाह वक्त हमारा बढ़ेगा। तो कोशिश करना है कि हर जगह से हम वक्त को किसी ना किसी तरह से यूटिलाइज करें। आपको भी ये कंडीशन बहुत अच्छे से मालूम है कि हमको बहुत बड़ा सिलेबस कवर करना है और हमने बहुत पहले से कोई इसकी तैयारी हम करते नहीं आ रहे थे, मतलब हम बहुत पहले से इसको पढ़े हुए हैं और अब हम नोट्स की शक्ल में उसको समझेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा वक्त देना पड़ेगा ताकि हम मैक्सिमम चैप्टर्स कंप्लीट कर सके। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।